Let's solve the next question. A square loop carrying a steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1. At a distance d from the conductor as shown in figure, the loop will experience. तो यहाँ पे ना आपके पास एक करंट कैरिंग इन्फिनाइट वायर है, इसमें I1 करंट जा रहा है और इसके सामने एक लूप रखा हुआ है जिसमें I करंट है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस केवल ही d दी हुई है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लूप जो है क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क फोर्स व्हाट इट विल एक्सपीरियंस। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस लूप को मैं चार पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। दिस इज पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो पार्ट नंबर 1 एंड दिस थर्ड पार्ट ऑफ द लूप ये इसके वायर के साथ में पैरेलल रखे हुए हैं। तो 1 और ये वाली जो वायर है हमारी I1 जिसमें करंट जा रहा है, ये दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाली जो वायर है, ये वायर अट्रैक्ट हो जाएगी इस I1 वाली करंट वाली वायर के। तो मैं इसको नाम कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं AB। तो जो AB वाली वायर है वो इस फर्स्ट वाली वायर को अट्रैक्ट करेगी। फोर्स होगा F1, बड़ा फोर्स होगा क्योंकि ये दोनों वायर्स पास में रखी हुई हैं। फोर्स क्या होता है दो पैरेलल वायर्स के बीच में, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, इधर आ जाएगा। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ इतना फोर्स लगता है दो वायर्स के बीच में। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा वायर्स के बीच में तो फोर्स कम लगेगा। सिमिलरली ये दोनों वायर्स AB वाली वायर और थर्ड वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। और जो रिपल्शन का फोर्स होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि इस वायर की AB वाली वायर की थर्ड वाली वायर से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोर्स कम होगा। तो मैंने यहाँ छोटा वेक्टर बनाया F3 छोटे एरो के साथ में। तो इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स होगा, ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, तो अल्टीमेटली वायर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, इन दोनों की वजह से स्टडी कर लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो क्योंकि ये वाली वायर इसके पैरेलल तो है नहीं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं इस वाली वायर के लिए नहीं लगा पाऊंगा। तो मैं लेकिन ये वाला कंसेप्ट जरूर लगा दूंगा कि ये वाली वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, उसकी वजह से इस वायर पे कुछ फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है और हर करंट कैरिंग वायर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो उस पर फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। तो थीटा की जो भी वैल्यू होगी उससे हम लोग BIL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्थ वाली वायर और सेकेंड वाली वायर पे जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा इस पे IL क्रॉस B पे। ठीक है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हम राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा, ये सेकंड वेक्टर होगा और ये हमारा थर्ड वेक्टर होगा। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को मेरे साथ में करना है। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करेंगे। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, तो फर्स्ट फिंगर्स को इस डायरेक्शन में पॉइंट किया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस वाली वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है। क्यों ऐसे है? करंट इधर जा रहा है। ठीक है, तो मैंने राइट हैंड से इस वायर को होल्ड किया, तो वायर के इस साइड पे, ठीक है ना, वायर के लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर है, फिर ऐसे इधर नीचे आएंगी, इस साइड पे नीचे आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। तो L, फिर पाम सेकेंड, जो आपका पाम है वो सेकेंड वेक्टर है B क्रॉस B, फोर्स लगेगा इधर। ठीक है ना, तो कुछ फोर्स इस पे लगेगा। और अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो इसमें करंट आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है। पाम फेस करेगा नीचे की तरफ, तो करंट ऐसे, पाम नीचे, तो फोर्स लगेगा इधर जस्ट उसके अपोजिट, तो फोर्स लगेगा इधर। अब दोनों की लेंथ सेम है, दोनों में करंट सेम है, दोनों वायर्स का हर पार्ट इस वायर से सेम डिस्टेंस पे दूर है, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इन दोनों पे लगने वाले फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो फोर्स लगेगा सिर्फ इस पे और इस पे, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स बड़ा था और इस पे लगने वाला फोर्स छोटा था, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं टॉर्क की, क्या टॉर्क लगेगा। तो अगर मैं एक नोटबुक ले लूँ कोई भी, सपोज करते हैं कि मैं नोटबुक ले लेता हूँ, कि आप नोटबुक मान लीजिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर डायग्राम बना हुआ है, फोर्स दो तरफ लग रहा है। एक तो डायरेक्शन है ये वाली और एक ये वाली डायरेक्शन है, तो फोर्स इधर लग रहा है, इधर वाली डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बड़ा है और इधर वाली डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कम है। ठीक है, ये वाले फोर्स तो दोनों कैंसिल ही हो गए थे। तो अगर ये वाला फोर्स बड़ा है तो ये वाला फोर्स इसको इधर ले जाएगा, समझ में आई बात। लेकिन इसको घुमा नहीं पाएगा ये फोर्स। ये घूमेगा कब?
ये तब घूमेगा जब एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इधर, तभी घूम पाएगा ये। आई बात समझ? तो फोर्सेज अगर एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो एक फोर्स इधर लग रहा है तो वो सिर्फ इसको लीनियर इधर लेके जाएंगे, इस वाले फोर्स को कैंसिल करेंगे, तो नेट इधर ट्रांजिशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसके पास सिर्फ एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव होगा टुवर्ड्स द कंडक्टर, तो हमारा ए पॉइंट सही हो जाएगा, बाकी सारे पॉइंट हमारे गलत हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।